by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और मेरे साथ हैं अंशुमान जी। ये है इस हफ्ते का अर्थात खर्चा पानी। आप देख रहे होंगे तो पता चल चुका होगा कि मैं आ चुका हूँ। फिर आप लोगों ने बार बार पूछा कि आप नहीं हैं, ये है वो है। आप लोगों का आभार। दर्पण हमारे साथी इस पूरी जिम्मेदारी को, इस पूरे शो को अर्थात को खर्चा पानी को बहुत जिम्मेदारी, बहुत लगन के साथ संभाल रहे थे हम लोग। मैं शो में नहीं था लेकिन अंशुमान जी, लेकिन बार बार आपसे और दर्पण जी से बातचीत होती रहती थी आप लोगों से कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो सकता है। तो अंशुमान जी, आपका भी स्वागत है शो में। कैसे हैं, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सिद्धांत। अर्थात के पिछले वाले संस्करण में भी कई सारे लोगों की दिलचस्प फोन और टिप्पणियां उसके बाद आई। पिछले संस्करण को लेकर बहुत सारे लोगों ने कई सारी जानकारियों पर आश्चर्य जाहिर किया। ये हमारी कोशिश होती है अर्थात में कि हम आपको एक विषय पर थोड़ा गहराई और विस्तार से बता सकें। हाँ, पिछला एपिसोड बड़ा रोचक एपिसोड था। कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जन्म लेता है पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच में। एक इंसान जो एक पॉलिटिकल संस्था के साथ भी जुड़ा है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी जुड़ा है। इस पूरी हिपोक्रेसी, और इसमें आप आरबीआई का वो नियम रख के देखिए कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर, तो और भी चीजें ज्यादा रोचक हो जाती हैं। तो वो अर्थात की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो एपिसोड जाके देख सकते हैं। अब इस हफ्ते के अर्थात पर आए हम लोग। उससे पहले इंडिया टुडे हिंदी का इस हफ्ते क्या है अंशुमान? स्वाभाविक सी बात है कि इस हफ्ते ओलंपिक हमारे अंक में होगा। अभी ओलंपिक के भारत से जुड़ी हुई कुछ स्पर्धाएं आगे सामान्य स्थिति में और उनके नतीजे आने हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इस बार ओलंपिक और ओलंपिक में भारत की जो सफलता की दास्तान है, कुछ मंजिल तक पहुंची, कुछ मंजिल से पहले रुक गई, पर भारत का प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में अभूतपूर्व रहा है और लगातार ओलंपिक खेलों में भारत की प्रदर्शन का स्तर थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है। इस पर केंद्रित अंक है इस बार का। अब आते हैं इस हफ्ते के अर्थात। शीर्षक है गए रोजगार बनाम नए रोजगार। पूरी बातचीत की शुरुआत में अंशुमान जी दो बड़े घटनाक्रमों का जिक्र करते हैं, और वो कहानी हम सुनेंगे पहले। अर्थात की पूरी बातचीत के केंद्र में वो कहानी घूम घूम कर आ रही है शुरुआती हिस्से में, तो वो कहानी सुनेंगे। अंशुमान जी, आपने जिक्र किया है अपने अर्थात में कैनाल पैनिक का 1797 के और रेल पैनिक का 1847 के। किस तरह के पैनिक की बात हो रही है, फिर आगे की बातचीत मैं आपसे पूछूंगा कुछ चीजें उससे आगे की बातचीत। हाँ, ये मैं थोड़ा सा संक्षेप में इस पूरे आज की चर्चा की भूमिका बता दूं। बहुत सारे लोग लगातार सवाल करते हैं कि जो हुआ सो हुआ। कोविड में पूरी दुनिया में तबाही आई, हमारे यहाँ भी तबाही आई। रोजगार गए तो सब जगह गए। चलिए, जो हुआ सो हुआ, आगे की सोचते हैं, आगे क्या होने वाला है। तो जो गए रोजगारों की बहस है, उससे निकलकर हम नए रोजगारों की तरफ बढ़ते हैं कि रोजगार गए तो नए रोजगार कहां से आएंगे और कैसे बनेंगे और उनका परिदृश्य कहां है, उनमें हम कहां खड़े हुए हैं। इस संदर्भ में एक दिलचस्प असंगति दिखती है हमको इतिहास में। जिन दो बड़ी घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, कैनाल पैनिक और रेल पैनिक का, एक 18वीं शताब्दी की और एक 19वीं शताब्दी की, ये दो घटनाएं हैं जिन्हें आप आज की सूचना तकनीक के पूरे कामकाज के सामने खड़ा रखकर देख सकते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत गहरा अंतर है, या दोनों के परिदृश्य में बिल्कुल फर्क है। एक दौर था 18वीं और 19वीं शताब्दी में, जब अचानक नहरें बनना शुरू हुई दुनिया में, और बड़े पैमाने पर दुनिया भर के पूंजीपतियों ने, निवेशकों ने नहरों में पैसा डाला, और फिर उसके बाद वो बबल बनकर फूट गया और उसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। निवेशकों का काफी पैसा डूबा, जिसे इतिहास कैनाल पैनिक के तौर पर दर्ज करता है। यही बात 19वीं शताब्दी में रेलवे के विस्तार के साथ हुई। जब एक बार रेल आना शुरू हुई तो दुनिया के अलग अलग देशों में, खासतौर से यूरोप में और में, बड़े पैमाने पर बैंकों ने बॉन्ड जारी करके रेलवे में निवेश किया। उस दौरान रेलवे के बॉन्ड और रेलवे के शेयर जारी होते थे। जो ब्रिटिश पीरियड का इतिहास है, जब ब्रिटिश सरकार ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करने के लिए कंपनियां बनाई थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, ऐसे अफ्रीका की कंपनियां थी, और उसी दौरान रेलवे की कंपनियां बनाई गई थी। लेकिन फिर वही हुआ, रेलवे में इतना ज्यादा पैसा डाल दिया गया कि वो बबल बनकर फट गया और उसके बाद उसमें नुकसान हुआ। अगर आज की स्थिति में, और ये लेकिन दोनों चीजें सिद्धांत, ये दोनों चीजें दुनिया बदलने वाली साबित हुई।
नहरों ने खेती बदल दी और रेल ने दुनिया का कम्युनिकेशन यातायात बदल दिया, और रेलवे के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक नया दौर आया। तो अगर आपको आज की परिस्थिति में मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के पूर्वज को तलाशना हो तो आपको ये दिखाई देगा कि रेलवे और कैनाल जैसे जो बड़े उद्योग या बड़े बड़े कारोबार शुरू हुए जिनमें बड़े पैमाने पर निवेश किया गया, उनमें बबल तो फटा लेकिन उन्होंने दुनिया जरूर बदल दी। यहां पर एक बड़ा फर्क आता है सूचना तकनीक और रेलवे और कैनाल पैनिक में। और ऐसा लगता है जैसे कि सूचना तकनीक आते आते इतिहास ने अपने आप को दोहराने का तरीका बदल दिया। इतिहास वैसे नहीं बदलता रहा जैसा हम बदलते रहे। हमने .com बबल देखा जी, और उस .com बबल के दौरान दुनिया में शायद जो भी लोग उस बबल को करीब से देख रहे थे वो हमेशा याद कर रहे थे कि ये कैनाल पैनिक है नया, ये रेल पैनिक है नया। इतना पैसा .com में, इतना पैसा इंटरनेट में, इतना पैसा इस बिजनेस में लगा है कि ये बबल बना और फट गया है। क्योंकि उसके बाद भी बबल फटे थे। उसके बाद हमने रियल एस्टेट का बबल कई बार दुनिया के अलग अलग देशों में फटते देखा। जो 2008 की क्राइसिस आई थी वो आइसलैंड में या यूरोप के देशों में तो बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट की क्राइसिस है, स्पेन में रियल एस्टेट की क्राइसिस से आई थी। लेकिन इंटरनेट और .com की दुनिया ने सिद्धांत उस बबल की पूरी प्रोसेस को, प्रक्रिया को बदल दिया। यानी पैसा लगने के बाद भी, इतना निवेश होने के बाद भी सूचना तकनीक अपने स्तर पर आगे बढ़ती रही और इसमें बबल नहीं बना। दो महत्वपूर्ण चीजें एक साथ हुई कि एक वो तकनीकें जो सूचना तकनीक के साथ आई थी, और दूसरी वो तकनीकें जिन पर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था, जिन्हें मास प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी कहा जाता है दुनिया के इतिहास में। इनमें कभी बबल नहीं बने। नुकसान तो हुए लोगों के, पर इन्होंने अर्थव्यवस्था की जड़ों में के साथ जुड़कर चीजों को आगे बढ़ाना शुरू किया। 1942 आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास तक दुनिया को समझ में आ गया सिद्धांत कि खुले बाजार का मकसद कोई बराबरी या लोगों को सबके बीच में संपत्ति बराबर बांटना नहीं है। इसका मतलब है कि नई तकनीक से नए उत्पाद बनाना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और मुनाफा कमाना और लोगों को रोजगार के नए अवसर देना। मतलब लोगों को समझ में आएगा कि रोजगार का सृजन एकदम नए तरीके से होगा, नए तरीके से किया जाएगा। तो जब तकनीकों का दौर आया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तकनीकें आती हैं दुनिया के इतिहास में। सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले की दुनिया और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया अभूतपूर्व दुनिया है। मतलब घोड़े पे बैठ के लड़ाई शुरू हुई और बम पर आकर खत्म होती है। जो दौर है, उस दौर के बाद जब तकनीकें आना शुरू हुई तो उन्होंने लोगों के कारोबार के, रोजगारों के तौर तरीके बदलने शुरू किए। जोसेफ शम्पेटर एक ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छा शब्द दिया था। उन्होंने इसको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहा था। और शम्पेटर की ये थ्योरी इकोनॉमिक्स में काफी गौर से पढ़ी जाती है। शम्पेटर के बाद ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरफ शम्पेटर ने इशारा किया था वो ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी तकनीकें आई जिन्होंने कुछ चीजों को ध्वंस किया और एक नया शब्द हमारी डिक्शनरी में, हमारी समझ में जुड़ा, जिसको हम इनोवेशन कहते हैं। यानी चलती हुई चीजों को या चलते हुए तौर तरीकों को और बेहतर करना, उनमें और स्पीड बढ़ाना, उनमें और रोजगार बढ़ाना। सूचना तकनीक यही करती है कि पहले आप हाथ से सामान बनाते थे, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आई, फिर उसके बाद रोबोटिक्स आया और अब 3D आ गई। तो जो इनोवेशन आया, उस इनोवेशन ने पूरी दुनिया में रोजगार के सारे आयाम बदल दिए। ये इतनी भूमिका बताना में इसलिए जरूरी है कि हम जिन नए रोजगारों की बात कर रहे हैं सिद्धांत, हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां महामारी और महामंदियां हमेशा दुनिया बदल देती हैं। दुनिया का जितना ताजा इतिहास है उसमें जब भी कोई बड़ी एपिडेमिक आई है, कोई बड़ी पैंडेमिक आई है और कोई बड़ी महामंदी आई है, तो दुनिया के पूरे काम करने के तौर तरीके बदल गए हैं। एक बड़ा रेडिकल शिफ्ट आता है इन चीजों से। रेडिकल शिफ्ट। कोविड के बाद क्या होने वाला है? कोविड के बाद जो होने वाला है वहां भारत के नए रोजगारों का भविष्य छिपा हुआ है, यह समझना जरूरी है। हाँ, मतलब ये एक सवाल बड़ा पैदा होता है कि जब ऑटोमेशन और कैपिटलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन की पूरी बहस को हम देखते हैं, ठीक है, एक हम पासिंग रिमार्क देते हैं कि भाई रोजगार के तरीके बदले हैं। हम ये देते हैं कि उतना रोजगार अब शायद नहीं मिलेगा, मशीनें आ रही हैं, तमाम चीजें। लेकिन यह भी सवाल हमें देखना चाहिए कि इस पूरी बहस में, इस पूरी रेस में भारत कहाँ पे है? नए रोजगारों का सृजन जो है वहां पे उसके लिए भारत की जमीन कितनी उर्वर है, उतना खाद पानी कितना है, तैयारी कितनी है? अंशुमान जी। हाँ,
जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसीलिए हमें भूमिका की बात कर रहे थे कि हम एक बार भूल जाएं कि कोविड का दौर हमसे पीछे निकल चुका, रोजगार चले गए, नए रोजगारों के आने की संभावना कहां से है और उन नए रोजगारों के लिए कि हमारी तैयारी क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी की है, जो वो हर साल जारी करती है, और वो रिपोर्ट दुनिया की सरकारें ध्यान से पढ़ती नहीं। भारत की सरकार को तो उस रिपोर्ट का एक एक शब्द, एक एक अक्षर ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो ये बताती है कि कोविड के बाद की दुनिया क्या होने वाली है। और उस रोशनी में हमें इतनी सारी चीजें बताई जाती हैं कि हम तकनीक के सूरमा हैं और भारत के भविष्य में बड़ी सारी चीजें हैं, हमें कुछ वास्तविकताओं का सामना करना पड़ेगा कि जो गैर रोजगार वो तो नहीं, जो आने वाली नौकरियां उनके लिए कैसे तैयार किया जा सके। वो रिपोर्ट कहती है कि नई अर्थव्यवस्था में रोजगारों की जो केमिस्ट्री है, जो रोजगारों का रसायन है, वो इस पर निर्भर नहीं होगा कि कोई सरकार कितनी ताकतवर है, उसका नेता कितना बड़ा है या उसकी दुनिया में क्या रसूख है। वो विशुद्ध रूप से इस बात पर निर्भर होगा कि उसका ह्यूमन रिसोर्स कितना स्किल्ड है, उसके ह्यूमन रिसोर्स की या उसके लोगों की दक्षता कितनी है। यह बात इससे पहले नहीं थी, क्योंकि पहले आप भीड़ की दक्षता की बात करते थे, अब इंडिविजुअल दक्षता की बात है। जो शिफ्ट हम देख रहे हैं वहां पर अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहां लोगों की अपनी दक्षताओं की बात है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट ने सिद्धांत करीब 37 प्रमुख देशों की तैयारियों का आकलन किया कोविड के दौरान, कि कोविड के दौरान जब डिस्ट्रक्शन खत्म होगा, नई तकनीकें उभरेंगी, क्लाउड कंप्यूटिंग और बाकी सारी चीजें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इनमें दुनिया का कौन सा देश कितना तैयार है। और इस तैयारी के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उन देशों के शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को, सरकार की नीतियों को और कानूनी ढांचे को बहुत गहराई से परखने की कोशिश की। अब उसके जो कुछ तथ्य हैं वो पकड़ने लायक हैं, ताकि हम और आप और बाकी वो सारे लोग जो अर्थात का एपिसोड देख रहे हैं, वो अपने घर में अपनी अगली पीढ़ी को बता सकें कि उनको कैसे रोजगारों की तैयारी करनी चाहिए और वो क्या हम उन रोजगारों के लिए भारत की व्यवस्था को तैयार कर पाए। WEF ने कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में करीब 47% जॉब्स, यानी लगभग आधी नौकरियां हम भारत में देख रहे हैं। लगभग 47% जॉब ऑटोमेशन और जो टेक्निकल अपहीवल आने वाला है, तकनीकी उठापटक होने वाली है, उसका शिकार होंगी। यानी करीब करीब आधी नौकरियां, 47% नौकरियां बाजार में खत्म हो जाएंगी या उनके काम करने का तरीका बदल जाएगा। आने वाले समय में अब कोई भी देश और उसकी युवा आबादी सिर्फ इस पर टिके, इस क्षमता पर टिकेगी कि उसका डिजिटल कौशल कितना है, उसका डिजिटल स्किल कितना है। हमारा स्किल इंडिया अभी बेसिक स्किल्स की बात करता है। हम बेसिक स्किल्स से दुनिया में जो प्रोडक्टिविटी का पहला दौर था, जहां मशीन मैकेनाइजेशन की बात करते थे, जहां हम लेबर फोर्स की बात करते थे, वहां से डिजिटली स्किल्ड लेबर फोर्स की बात होगी। तो ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ इतना ही नहीं होगा, महामारी के पार की दुनिया में सिद्धांत डिजिटल स्किल ही उतना महत्वपूर्ण नहीं। वो स्किल ये नहीं कि आप मोबाइल फोन चला लेते हैं या SMS भेज लेते हैं। इससे कहीं आगे नौकरियां कहां से आएंगी, जब लोग सूचना तकनीक के मल्टी डायमेंशनल इस्तेमाल के लिए ट्रेंड किए जाएंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको हमने काम के लिए फोन किया और आप आके प्लम्बिंग का काम कर दीजिए, ये सूचना तकनीक का इस्तेमाल नहीं, वो मल्टी डायमेंशनल चीजों के इस्तेमाल के लिए ट्रेंड किए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल स्किल्स के साथ जॉब के पूरे मार्केट में खास किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा। पहले आप 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी करते थे, आपके उत्पादन को आंकने का एक भौतिक तरीका हुआ करता था कि आपने कितने सामान का उत्पादन किया या कितनी बिक्री की। लेकिन अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ एक खास किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी आएगी काम करने के तौर तरीके में, और उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और बहुत सारे तरीकों पर काम करना पड़ेगा। लोगों को एक बार या नहीं 2-2 नौकरियां करनी पड़ेंगी, और वो दिख रहा है हमें। गिग इकोनॉमी में लोग 3 बार 4 जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स नहीं है। और तीसरी चीज जो WEF ने पाई कि वही देश आगे बढ़ेंगे जिनका कानूनी ढांचा इन डिजिटल कारोबारों के लिए मुफीद होगा, जिनके पास ऐसा लीगल स्ट्रक्चर होगा जो नए तरीके के डिजिटल कारोबारों को सपोर्ट कर सके। हम इस पर विस्तार से एक एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि भारत में कैसे ही शिफ्ट आ रहा है। हम रेफर करेंगे कि इस एपिसोड से पहले वाले एपिसोड में, जिसमें हमने आपको पर्दा जो हट गया वाले एपिसोड में बात की थी और बताया था कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी में, डिजिटल कानूनों में किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं जो भारत के आज स्टार्टअप के भविष्य का पूरा आयाम ही बदल सकते हैं। आप वहां से इसे पकड़ने की या समझने की कोशिश कर सकते हैं। जो सबसे जरूरी बात WEF की रिपोर्ट कहती, जिसमें जो आईना हमारे सामने रखती, जिस आईना में हमें भारत को खुद को देखने की जरूरत है।
ये जो बदलाव की तैयारियां हैं, डिजिटल कौशल की दक्षता, डिजिटल कारोबार करने लायक कानूनों की व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था का पूरा ढांचा जो नए तरीके के रोजगारों के लिए तैयार हो सके, इस बदलाव की तैयारी वाले 10 टॉप कंट्रीज में भारत शामिल नहीं है। ये जो 10 देश हैं उनमें भारत की ने डब्ल्यूईएफ ने भारत को नहीं रखा है। इस सूची में अमेरिका है, जापान है, सिंगापुर है, जर्मनी है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, इजराइल है, स्वीडन है, कोरिया है, हांगकांग है, फिनलैंड है। पर ये तो आप मान सकते हैं कि इनके यहाँ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस या तकनीक का निवेश काफी बढ़ा है कि इसमें हांगकांग, फिनलैंड और डेनमार्क नए आए हुए देश लगते हैं। पर यहाँ सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण एंट्री या इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण एंट्री जिन देशों की हुई है उसमें से सऊदी अरब, अमीरात, कतर, मलेशिया और एस्टोनिया है। यानी डब्ल्यूएफ की रिपोर्ट ये कहती है कि इन देशों ने अपने आप को फ्यूचर की तैयारियों के लिए बहुत तेजी से तैयार किया, जिसमें अमीरात भी है, कतर भी है, जिन देशों को हम आमतौर पर आधुनिक ज्ञान के क्षेत्र में या आधुनिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में दुनिया से पीछे पाते हैं वो, और एस्टोनिया भी इसमें शामिल है, मलेशिया भी शामिल है। और डब्ल्यूएफ की रिपोर्ट इस बात में आश्चर्यचकित है कि जब हम भविष्य के रोजगारों की दृष्टि से दुनिया के देशों का कई पैमानों पर आकलन करते हैं तो उसमें भारत का ना होना उतना ही चौंकाने वाला है जितना इन देशों का होना उसमें चौंकाने वाला है, सऊदी अरब और अमीरात और कतर का। तीसरी चीज, तकनीक की ताकत पेटेंट से समझी जाती है। किसके पास कितने पेटेंट हैं, किसने कितने पेटेंट के लिए आवेदन कर रखे हैं और कितने सारे पेटेंट कमर्शियलाइज हो सके हैं। भारत की स्थिति हमें पता है, मीलों पीछे है भारत पेटेंट के नई तकनीकों के आविष्कार में। हम भारत में जितने भी स्टार्टअप या नई क्रांतियां देख रहे हैं वो सब आयातित तकनीकें हैं या बाहर से आई हुई कंपनियों की दी हुई तकनीकें हैं। जापान, अमेरिका, जर्मनी के अलावा कोरिया और चीन पेटेंट की ताकत वाले जो 5 टॉप कंट्री उनमें शामिल हो गए। पेटेंट की दुनिया के बारे में चीज समझना जरूरी है कि पेटेंट और आईपीआर जो है वो भविष्य तक सफलता की गारंटी है। एक बार अगर आपके पास पेटेंट है, आईपीआर है, प्रोडक्ट का, टेक्नोलॉजी का, प्रोसेस का, तो फिर पूरी दुनिया को आपसे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। हाँ, वो चिरकालीन पेड़ है, वो फल का लंबी गारंटी है वो मतलब वो लंबा बॉन्ड है जो AAA तरीके का। अब क्यों हमने ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बात की थी कि ताइवान में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि अमेरिका और चीन को भी परेशानी हो रही है। तो पेटेंट की दौड़ में या पेटेंट लेने की दौड़ में भविष्य की तकनीकों के हिसाब से तैयार करने के देशों में भारत बहुत मीलों पीछे है। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें चिंता के तौर पर देखनी चाहिए भारत, और डब्ल्यूएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है सिद्धांत, जबकि ये रिपोर्ट भारत के पूरे पीएलआई और भारतीय उद्योगों, भारत में कंपनियां लगाने के लिए बजट से पैसा देने और इंसेंटिव देने की घोषणाओं के बाद आई है। वो ये बताती है कि उस डब्ल्यूएफ ने दुनिया के बड़े सीईओज के बीच में सर्वे किया है और उनके मुताबिक दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत को फिलहाल अपनी ग्लोबल वैल्यू चेन का, सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने नहीं जा रही हैं। ज्यादातर कंपनियों ने यह संकेत दिया है कि फिलहाल अभी जब तक को 2-3 साल 4 साल में भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बड़े बदलाव नहीं देखती तब तक कोई इन्वेस्ट करने नहीं जा रही हैं। तो ये जो दावा ये कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का या ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनेंगे, उसके लिए जो बुनियादी जमीन की जरूरत है ना सिद्धार्थ, वो जमीन हमारे यहाँ तैयार नहीं है, जबकि प्रतिस्पर्धा का या कंपटीशन का पूरा स्वरूप, रोजगारों का कंपटीशन भी और कारोबारों का कंपटीशन का स्वरूप भी बदलने वाला है। हाँ, मतलब मान लीजिए किसी भी भांति हम रोजगार सृजन कर पाते हैं, तमाम हर्डल्स को थोड़ा थोड़ा हम लोग पार कर पाते हैं, फिर भी एक इतिहास है हमारे यहाँ अंशुमान जी प्रतिस्पर्धाओं का, हमारी सिस्टमिक मिसमैनेजमेंट का एक पूरा इतिहास है। तो इन पैरामीटर्स के आसपास पूरी बहस को केंद्रित करें तो कितना टफ टास्क है सब कुछ। हाँ, सबसे टफ टास्क जो हमें पिछली लगभग 100 वर्ष में 3 बड़ी मंदियां दुनिया ने देखी, और तीनों बड़ी मंदियों में सिद्धांत एक चीज बड़ी कॉमन रही, एक सूत्र जो हमें तीनों को जोड़ता है वो ये है कि अच्छे कारोबार के दिनों में भी जो कंपनियां तकनीकी बदलाव नहीं करती थी क्योंकि उनका माल बिक रहा था, उनको अच्छी डिमांड मिल रही थी, जब भी क्राइसिस आई है तो उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली पूरी तरह बदल लिया है। इसका उदाहरण मैं इसे देना दूंगा कि कोविड के इस पूरे पिछले 1 साल के लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे उद्योगों से जब हमने संपर्क किया सिद्धांत, तो छोटे उद्योगों ने भी
दुनिया में रोबोटिक्स एक्सपर्ट से बात करनी शुरू कर दी। कई उद्योगों ने सोचा, जैसे लेदर जैसा उद्योग था, उसने सोचा कि शायद हम रोबोटिक्स की तरफ चले जाएं, क्योंकि अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है सरवाइव कर पाना। तो वो कंपनियां जिन्हें अच्छी डिमांड मिलती रही है और इकोनॉमी की ग्रोथ के दौर में भी तकनीकी बदलाव के लिए तैयार नहीं होती, मंदी के दौरान वो नई तकनीकों की शरण में चली जाती हैं। और जैसे ही नई तकनीकें आती हैं, रोजगार के लिए जो स्किल का पूरा ढांचा है वो नए सिरे से बदल जाता है। जो नए डेटा हमारे पास ग्लोबल कंपटीशन के आ रहे हैं, जो हम भारत जिस ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा है, उसमें ज्यादा नौकरियां इस बात से तय होंगी, ज्यादा रोजगार इस बात से तय होंगे, इस बात से नहीं तय होंगे कि किसी सरकार के नेताओं के भाषण कितने अच्छे हैं या उनकी नीतियां कितनी अच्छी, इस बात से तय होंगे कि उनके स्कूल कितने अच्छे हैं, उनके कॉलेजेस कितने अच्छे हैं। इस बात से नहीं तय होंगे कि आप कितने लोगों को शिक्षित बनाते हैं, इस बात से तय होंगे कि आप कितने लोगों की रीस्किलिंग करते हैं नई कंपटीशन के हिसाब से। स्किलिंग से ज्यादा बड़ा चैलेंज सिद्धांत आने वाले समय में जो जिस तरीके का रोजगार का परिदृश्य बन रहा है, उसमें रीस्किलिंग का है। लोग हैं स्किल्ड, पर उनको नए सिरे से स्किल करने का, उसकी लागत कौन उठाएगा? एम्प्लॉयर उठाएगा, एम्प्लॉय उठाएगा। रीस्किलिंग की कॉस्ट क्या है? भारत के किस उद्योग में, किस क्षेत्र में, कहां रीस्किलिंग की क्षमता है? अभी कहीं नहीं है। किसी भी बिजनेस या इकोनॉमी में रीस्किलिंग की क्षमता नहीं है। चलते हुए आदमी को रोजगार से उठाया जाए और उसे रीस्किल करके कोई नई चीज सिखाकर वापस बिठा दिया जाए। ये रीस्किलिंग करने की, और जो भविष्य के सारे रोजगार है वो एक प्रोसेस के अंदर, उन प्रोसेस में शिफ्ट आ गया। जैसे एक कंपनी उदाहरण के लिए हाथ के मजदूरों के साथ चमड़े का सामान बनाती थी, चमड़े के जूते, चमड़े के बैग बनाती थी। कोविड के लॉकडाउन के दौरान उसका सारा काम धाम बंद हो गया, लेबर भाग कर चले गए। इस बीच में उसने इटली और जर्मनी की रोबोटिक कंपनियों से बात की और कहा कि यही काम बनाने के लिए हमको रोबोट दे दीजिए। उन्होंने एक बार बैंक से पैसा उठाया, सरकार ने कहा सस्ता कर्ज लो, और उन्होंने अपने यहाँ बैग बनाने के लिए, शूज बनाने के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी के में पैसा लगाकर उसको लगा लिया। तो वो जो लेबर बाहर गया, उसके बदले जो रोबोट को चलाने वाला लेबर आया, उसके स्किल में सिर्फ इतना ही फर्क है, बना तो वो भी वही सामान रहा है जो हाथ वाला बना रहा था, और उसे रोबोटिक्स की रीस्किलिंग करानी होगी, उसे रोबोट के साथ काम करना सीखना होगा। ये जो रीस्किलिंग का चैलेंज है। ये 2009 की मंदी ने हमें एक और चीज बताई जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि दुनिया के जिन शहरों में सिद्धांत अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जैसे कि यूरोप के वो देश जहां बड़े बैंक थे, लंदन में या फ्रैंकफर्ट में या ज्यूरिख में, या अमेरिका के बड़े शहरों में या इटली में, जिन देशों में 2009 का संकट आया, जिन शहरों में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, क्योंकि हमें कोविड के दौरान जिन शहरों में नुकसान दिखाई देता है, जो उसी तरीके का बिल्कुल दिखता है, वहां पर नए स्किल्स वाले लोगों की मांग ज्यादा बढ़ गई जब दोबारा इकोनॉमी शुरू हुई। यानी जो हम जिस पर चर्चा कर चुके थे कि एक बड़ा हिस्सा रोजगारों का परमानेंटली खत्म हो गया, बहुत बड़ा हिस्सा रोजगारों का खत्म हो गया। अब नए स्किल वालों की, नई दक्षता वालों की मांग बढ़ गई। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने 2017 में एक रिसर्च की थी और उसमें ये बताया था कि बहुत सारी कंपनियों ने तो अपनी 10-12 साल पुरानी पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट स्किल पॉलिसी ही चेंज कर दी। जिस एम्प्लॉयमेंट स्किल पॉलिसी पर वो पिछले 15-16 साल से काम कर रहे थे, 2009 की मंदी के आने के बाद उन्होंने बिल्कुल पूरी पॉलिसी बदल डाली। जैसे लोग वो पहले नौकरियों पर रख रहे थे, उसके बिल्कुल दूसरे तरीके के लोग, दूसरे तरीके की स्किल सेट्स के साथ आए हुए लोगों को रोजगार देने लगे। भारत के बाजार में भी हमको ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। 2015-16 के बाद जो टेक्नोलॉजीज इंडिया में आई हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे डेटा हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, 3D हो, ये सारी टेक्नोलॉजीज भारत के आईटी सेक्टर में भी, सिद्धांत, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो आईटी सेक्टर से बाहर हैं या जो जिनके स्किल सेट्स कम है, आईटी सेक्टर में भी रीस्किलिंग की जरूरत बता रही है। यानी जो पहले से सूचना तकनीक उद्योग में काम करने वाले लोग थे, जो ITES हम एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, जो सर्विसेज देते थे, वहां भी रीस्किलिंग की बात कर रही है। अब यहां पर WEF की रिपोर्ट की तरफ वापस लौटते हैं। उसने ये बताया है कि चीन और कोरिया के साथ सऊदी अरब ने अपने यहां अपनी आबादी को इन नई दक्षताओं से लैस करने में पूरी दुनिया को चौंकाया है। इजिप्ट, तंजानिया और बल्गारिया
अपनी नई आबादी को, अपनी आबादी को नए सिरे से ट्रेंड करने के मामले में अमेरिका और जापान से आगे निकल गए। यानी उनकी आबादी के प्रतिशत में युवाओं को में तकनीकी दक्षता जितनी तेजी से बढ़ाई गई है बल्गारिया, तंजानिया और इजिप्ट में, उतनी अमेरिका और जापान में भी नहीं बढ़ रही। यानी कि उनके शिक्षा व्यवस्थाएं या उनके जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर हैं वो इन देशों की तुलना में सुस्त हैं, ये बताती है हमको WF की रिपोर्ट। अब भारत की तरफ लौट के देखते हैं। अभी हमारे पास, जब हम इस पर तैयारी कर रहे थे, तब PLFS हमारे पास आया, जो कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है भारत का, जो भारत में रोजगारों के बारे में सबसे स्थायी और सबसे विश्वसनीय आंकड़े देता है। इस लेबर फोर्स सर्वे ने ये जो 2019 जुलाई 2019 से जून 2020 के बीच किया गया, यानी इस सर्वे का एक चरण कोविड से पहले था और एक चरण कोविड के बाद था। ये सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट है। इसमें इस सर्वे ने बताया कि भारत की बेरोजगारी में सबसे बड़ा हिस्सा स्नातकों का है, ग्रेजुएट्स का है। अब जब आप बेरोजगारी की पूरी बहसों को आसपास देखें, जो क्षोभ देखें, जो गुस्सा देखें, जो चिढ़ देखें, एक पहलू ये, दूसरा कोविड के बाद आए हुए रोजगारों का, गए रोजगारों का की वापसी का ढांचा देखें, तो जो रोजगार वापस लौट रहे हैं वो सब लो स्किल जॉब्स लौट रहे हैं, मजदूरों के जॉब लौट रहे हैं, डिलीवरी बॉयज के जॉब लौट रहे हैं, रिटेल सेक्टर में काम करने वालों के जॉब लौट रहे हैं। इससे ऊपर की जितनी नौकरियां हैं, मतलब तो जो एक मिडिल रेंज की जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ग्रुप है, उसको पास जॉब नहीं, उसके पास जॉब नहीं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके का शिफ्ट दिखाई दे रहा है उस तरीके की स्किल्स ही नहीं है, उस तरीके की ट्रेनिंग उनके पास ही नहीं है। हमारे यहाँ गांव में, कस्बों में पढ़ने वाला व्यक्ति और उसके स्कूल की फैकल्टी और सरकार की पॉलिसीज और नई शिक्षा नीति उसे ये बता ही नहीं पाती कि वो जो पढ़ रहा है, वो जब तक पढ़कर निकलेगा तब तक उसे वो जॉब मिलने लायक बचेगा कि नहीं बचेगा। इंजीनियरिंग इसका भारत में सबसे दिलचस्प उदाहरण जी कि इंजीनियर की शुरुआत किस सैलरी से होती है और कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में खुले हुए हैं, वो जो चैलेंज है। और कोविड ने हमारे इस पूरे रोजगार शिक्षा के परिदृश्य का सबसे विभत्स हिस्सा सामने खड़ा कर दिया। नौकरियां सबकी गई, पर लौटी उनकी नहीं जो अच्छी नौकरियों में थे, लौटी उनकी जो कल 300 रुपए में काम कर रहे थे, आज 250 रुपए में काम करने को तैयार हैं, जो सेमी स्किल्ड लोग थे। जैसे ही आप मिडिल लेवल मैनेजर्स की तरफ जाते हैं, जैसे ही आप मध्य लेवल के जॉब्स की तरफ जाते हैं, जिनको क्या मिडिल क्लास जॉब्स कहते हैं, वहां का स्किल सेट कंपनियों को सूट नहीं करता और कंपनियों ने ज्यादा नौकरी में कटौतियां इसी लेवल पर की। ना तो ऊपर के लेवल की नौकरियों में छटनी हुई, जो स्ट्रेटेजिक लेवल के जॉब्स हैं, यानी जो लीडर्स के जॉब्स हैं, जिसमें डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, और ना नीचे के स्तर पर जो छटनी हुई वो वापस ले लिया गया। जो बीच का हिस्सा है, जो भारत के रोजगारों का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां से सबसे ज्यादा डिमांड आती है, जहां से सबसे ज्यादा खर्च आती है, वहां पर स्किल्स का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। WF की रिपोर्ट बताती है, और ये बात आप प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं कि भारत का जो मिडिल जॉब्स का सेक्टर है, वहां बहुत बड़ा चरण शुरू हो गया है, क्योंकि कंपनियां अपनी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बदले दे रही हैं, पूरी तरह से अपने रोजगार के कौशल का जो पूरा मैट्रिक्स है उसको बदले दे रही हैं। PLFS सर्वे ने यह बताया कि 17.2% लोग ग्रेजुएट बेकार हैं, जिनके पास काम नहीं है। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले, हमने एक दौर भारत में डिप्लोमा को रोजगार की गारंटी जैसा मान लिया था कि जाइए डिप्लोमा कर लीजिए और आपको जॉब मिल जाएगा, वो बेकार हैं। डिप्लोमा धारकों की तो बहुत ही खराब हालत है जो डिप्लोमा लिए हुए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। यानी हम मतलब मुझे याद आता है कि BCA टाइप की डिग्रियां जो होती थी एक समय तक, जिनको ये आगे प्रोजेक्ट किया जाता था कि भाई इससे तो आपका जॉब प्रोस्पेक्ट खुलेगा। हाँ, तो हम एजुकेशन के जिस लेवल पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जहां हम लोगों से कहते हैं कि वो पढ़कर आए, वो जो पढ़कर आ रहे हैं, कोविड के बाद उनकी नौकरियों की जरूरत ही नहीं है होगी। वो शायद जब तक अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, अपने घर के से या अपने कर्ज लेकर या अपने पैसे के साथ अपना कोर्स पूरा करेंगे 3 साल का, 4 साल का, तब तक जब वो कंपनी के दरवाजे पर खड़े होंगे, तब तक वो कंपनी उनके जैसे लोगों को हायर करना बंद कर चुकी होगी, उससे बिल्कुल अलग लोगों को हायर करना शुरू करेगी। और ये बात भारत के नेताओं को समझना बहुत जरूरी है। जो WF ने अपनी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से लिखी है सिद्धांत, कि 2016 से 2020 के बीच में भारत अपने स्नातकों का, अपने ग्रेजुएट्स का कौशल बेहतर करने में, उनका स्किल बेहतर करने में G20 देशों में सबसे आखिरी नंबर पर चला गया।
अब आप ध्यान दीजिए, जैसा हम लगातार हम लोग उसमें चर्चा में कहते हैं कि सरकारें जमीन पर उनके नब्ज में नहीं। जिस स्किल इंडिया की बात हम 2014, 2015, 16, 17 के बाद सुनते थे, और जो पूरा स्किल इंडिया मिशन बाद में बंद होकर कहीं दूसरे डिब्बे में चला गया, वो स्किल इंडिया मिशन जिनको स्किल्ड कर रहा था, एक कोविड उनके जॉब्स ले गया। एक ही कोविड आया और वो सारे स्किल्ड लोगों के लिए काम खत्म हो गया। तो पूरा का पूरा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, जो स्कूलों का स्ट्रक्चर है, जो नौकरियों का स्ट्रक्चर है, उसे इस ग्लोबल रोजगार का जो पूरा शिफ्ट है जो परिवर्तन है, उससे कैसे तालमेल कराया जाए। हमारे यहां अच्छे संगठित फॉर्मल अच्छी नौकरियों वाले बाजार में जबरदस्त कहर आया हुआ है, जबरदस्त, जिसको हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं अगर हम जोसेफ शम्पेटर की बात करें तो इसीलिए भारत में बड़े पैमाने पर लोग जो मिडिल क्लास के थे वो लोअर मिडिल क्लास में चले गए, क्योंकि वो उनके लिमिटेड स्किल्स थे, वो एक सामान्य अर्थव्यवस्था पर सवार होकर चल रहे थे। जैसे ही कंपनी के सामने एग्जिस्टेंस की समस्या आई, जैसे ही कंपनी के सामने चलने की समस्या आई, तो उसने सबसे पहली कटौती उन लोगों में की जो लो स्किल्ड लोग थे, और वो बाहर चले गए। गई नौकरियां तो गई, उनकी तो वापसी की संभावना नहीं। इस पर हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि जो कारोबार, जो धंधे बंद हो गए हैं, जो बिजनेसेस क्लोज डाउन हो गए हैं, जो खत्म हो गए, उनकी तो वापसी जरूरत नहीं। अब लगातार हमसे ये बात कही जा रही है कि अब नई नौकरियों की बात करिए, आने वाली नौकरियों की बात करिए। तो ये है आने वाली नौकरियों का खाका। ऐसी नौकरियां आएंगी और इस तरीके की तैयारियों की जरूरत होगी। हम फिर वो बात यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कितनी मजबूत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजनीति कितनी विभाजित है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या भारत का पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर या सिस्टम इस नए जॉब शिफ्ट के लिए तैयार है कि नहीं है। नहीं तो हमारे सामने दो जोखिम है। एक तो ये कि हम औसत आय से कम आय वाले रोजगारों का देश बन जाएंगे, जहां आमतौर पर लोगों की आय काफी कम होगी, निम्न आय वर्ग वाले होंगे, कुछ ही लोग होंगे जिनके पास अच्छे जॉब होंगे, स्किल्स होंगे। और दूसरी बड़ी चुनौती ये होगी कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो रहा है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। हमारे पास बमुश्किल 1 दशक बचा हुआ है जहां हम लोगों को रोजगार देकर उनकी जिंदगी का स्तर बेहतर कर सकते हैं। तो हम तो उनको बेसिक स्किल वाले रोजगार दे पाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, यही तो बात चल रही थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो कोविड ने सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। अब उनको टूल से काम करने वाले लोग नहीं चाहिए। तो ये ढांचा समझना भारत के राजनेताओं के लिए और खास तौर से जिस एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा होती उसके लिए जरूरी है, क्योंकि हम गई नौकरियों के साथ नई नौकरियों के मामले में भी कमजोर दिख रहे हैं अभी मौजूदा परिस्थिति में। हाँ, लाभ तो हमें उन प्रतीकात्मक और सांकेतिक पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज और बिल से भी नहीं मिलना है, जो पूरी तमाम समस्याओं की जड़ में पॉपुलेशन को रख देती हैं। आपको अगर जानना हो कायदे से तो अर्थात का वो एपिसोड देख जाइए, इसमें हमने बहुत विस्तार से हम लोगों ने पिछले साल चर्चा की थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जहां भी बात हो रही है वहां पर आपको कौन कौन से आंकड़े दिखने चाहिए। अंशुमान जी, बातचीत के आखिरी हिस्से में है। मैं तो फील्ड में था, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं हो पाया, बहुत थकान रही। आप क्या पढ़ना लिखना देखना हो सका इन दिनों, बताइए। अब मैंने पढ़नी शुरू की है, कावेरी बमजाई की किताब आई है खान्स पर, वो तो बहुत दिनों बाद फिल्म पर एक अच्छी दिलचस्प किताब आई है, जो भारतीय सिनेमा के का जो एक फिनोमेना रहा है और उनका क्या असर रहा है, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया है। पिछली बार मैंने जिक्र किया था कि शमीम हनफी की एक किताब आई है उर्दू के शायरों पर दिलचस्प किताब है, खासतौर से जो उर्दू शायरी के आगे जाकर नकाद की या जो क्रिटिक होता है, जो आलोचक होता है, उसके नजरिए से देखना चाहते हैं, वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और उसको पढ़ने के बाद जोश का, फिराक का, इकबाल का मतलब ही बदल जाता है। मतलब शायर को पढ़ना और शायर के बारे में नक्काद को पढ़ना, शायर के बारे में क्रिटिक को पढ़ने का अर्थ बदल जाता। तो ये दो किताबें अभी ताजी डाइट में शामिल हैं, एक तरफ फिल्म सिनेमा पर और दूसरी शायरों पर। बढ़िया। और ये हमारा इस हफ्ते का अर्थात है। सवाल आप लोग कभी कभी कम पूछते हैं, कभी कभी तो ऐसे सवाल आते हैं कि साहब उनमें यही कह सकते हैं कि आप अर्थात का ये वाला एपिसोड दिख जाइए। अर्थात भी देखते रहिए, पिछले एपिसोड भी उठा के देखते रहिए। एपिसोड पर कुछ सवाल आए, कुछ मौजूद सवाल जिस पे लगे कि भाई इन लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी जवाब देने के लिए, तो वो भी लिख भेजिए, हम थोड़ा सा उसको मशक्कत करेंगे। अपना ख्याल रखिए, रेलेवेंट टॉप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।